एक सेकंड, बस एक सेकंड के लिए सोचो, अगर तुम्हारी बहन या बेटी के साथ कोई पावरफुल आदमी रेप करे या गैंग रेप करे, तुम पुलिस स्टेशन जाते हो एफआईआर लिखवाने के लिए और वहां तुम्हें अरेस्ट किया जाए, पुलिस कस्टडी में तुम पर ब्रूटल टॉर्चर हो और फिर कस्टडी के अंदर ही तुम्हें मार दिया जाए। ये कोई कहानी नहीं, उन्नाव रेप केस में एग्जैक्टली ही हुआ था। तुम प्रोटेस्ट करने जाओ और वहां तुम्हें ही गद्दार डिक्लेयर किया जाए। अगर कोई जर्नलिस्ट सच दिखाए या कोई स्कैम एक्सपोज करे तो उनको चुप कराया जाता है, कभी धमकी से, कभी जेल से, कभी मौत से। यहाँ रेपिस्ट को बेल मिल जाती है और एक्टिविस्ट को जेल में डाला जाता है। यहाँ सच बोलना रिस्क बन गया है और आवाज उठाना जुर्म। जहाँ पावर को प्रोटेक्शन मिलती हो और इंसान को पनिशमेंट, जहाँ जुडिशरी हर दिन गिर रही हो, जहाँ लोगों को इंसाफ ना मिलता हो, वहाँ एक सवाल उठाना जरूरी है, क्या हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं या किसी डिक्टेटरशिप में? तो इस पूरे वीडियो में इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं मैं आपको, क्या मोदी का भारत वाकई डेमोक्रेटिक कंट्री है या डिक्टेटरशिप? मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद मेरे साथ क्या होगा। इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि खामोशी जुर्म है। मैं किसी भी चीज की परवाह नहीं करता, बस सच रखना चाहता हूँ आपके सामने। मैं आपसे सिर्फ एक फेवर चाहता हूँ, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा, अपनी आवाज बना लीजिएगा, क्योंकि एक आवाज को दबाया जा सकता है लेकिन लाखों आवाजों को नहीं। अगर आज हम नहीं बोले तो कल बोलने का वक्त नहीं रहेगा। इस पूरे इशू को समझने के लिए हमें शुरुआत 2024 से करनी पड़ेगी। 2024 इलेक्शन से पहले दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया। उसके बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी जेल में डाला गया। इतना ही नहीं, कई अपोजिशन लीडर्स के घर पर रेड हुई, कई को ईडी, सीबीआई, आईटी के नोटिस भी मिले। मेरा मसला ये नहीं है कि आप इन्हें क्यों अरेस्ट कर रहे हो, आप सबको अरेस्ट करो जिसने भी करप्शन की है या कोई गलत काम किया है। मेरा मसला ये है, ये सब सिर्फ इलेक्शन से पहले क्यों हुआ? क्या इन एजेंसियों को सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही दिखता है कि कौन नेता करप्ट है और कौन नहीं, और किसको जेल में डालना है और किसको नहीं? लेकिन जब किसी अपोजिशन लीडर पर करप्शन के चार्जेस होते हैं और फिर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो अचानक उसे क्लीन चिट मिल जाती है और इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाती है। लेकिन क्यों? आप लोगों को कुछ समझ आया यहाँ? इसका मतलब है इसका मतलब है ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पर इंटरनेशनल मीडिया ने भी सवाल उठाए हैं। अल जजीरा, राइटर्स, बीबीसी, सीएनएन और एनपीआर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी अपनी रिपोर्ट्स में एक चीज कॉमन पॉइंट आउट किया है कि अरेस्ट और रेड्स की टाइमिंग सवाल उठाने के लायक है। इलेक्शन के बिल्कुल आसपास ही अपोजिशन लीडर्स पर एक्शन क्यों होता है? क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर पॉलिटिकल टाइमिंग का हिस्सा? इन रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है इंडिया में इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी पर डाउट बढ़ रहा है, क्योंकि एक्शन ज्यादातर अपोजिशन के खिलाफ ही दिखाई देता है और रूलिंग साइड पर वहां कोई एजेंसी नजर नहीं आती। मतलब ये डिबेट अब सोशल मीडिया तक लिमिट नहीं रही, ये डिबेट ग्लोबल जर्नलिज्म और डेमोक्रेटिक वॉचडॉग्स तक पहुंच चुकी है और अब दुनिया सवाल पूछ रही है। तो यहाँ प्रॉब्लम नैरेटिव का नहीं है, पूरे सिस्टम का है। अब बात करते हैं कि प्रोटेस्ट को ताकत के दम पर क्यों दबाया जाता है। एक बात याद रखें, जिसके हाथ में हथौड़ा होता है उसे हर प्रॉब्लम कील ही नजर आती है। मुस्लिम प्रोटेस्ट को फिलहाल साइड में रखो क्योंकि ये रिजीम तो उन्हें गद्दार मान ही रही है, लेकिन सवाल यहाँ और बढ़ते हैं। जब फार्मर्स प्रोटेस्ट करते हैं, जब अपोजिशन प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर आती है, जब आदिवासी अपने हक की आवाज उठाते हैं और जब सोनम वांगचुक जैसे इंटरनेशनल रेस्पेक्टेड एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें भी डिटेन किया जाता है, जेल में डाला जाता है या ताकत के दम पर चुप कराया जाता है।
यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं होता, ये कंट्रोल का इशू होता है। प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का बेसिक राइट होता है और जब प्रोटेस्ट का हक छीन लिया जाता है तो फिर वहां डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के रह जाती है। प्रोटेस्टर्स को दबाकर शांति नहीं आती, सिर्फ खामोशी आती है और खामोशी कभी डेमोक्रेसी नहीं होती। अब जरा मीडिया का हाल देखते हैं। आज का मीडिया पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। हाँ, आजकल अर्नब थोड़ा हाथ से निकल गया है, लेकिन ऑनेस्टली इसे ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मीडिया का सिस्टम ऐसा ही है, जब तक रोटी नहीं मिलती तो ट्यून मैनेज होता है। और जो रियल जर्नलिस्ट हैं, जो लोगों की आवाज बनते हैं, जो पावर से सवाल पूछते हैं, उनके साथ क्या होता है? रविश कुमार को ही देख लो, उन्हें डायरेक्टली बैन नहीं किया गया, लेकिन इतना प्रेशर क्रिएट किया गया है कि उन्हें रिजाइन करने पर मजबूर किया गया। और मुकेश चंद्राकर का नाम याद होगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला जर्नलिस्ट सिस्टम के लिए इतना अनकंफर्टेबल बन गया था, उसे मारने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था सिस्टम के पास। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये एक मैसेज है। सच दिखाओगे तो प्राइस चुकानी पड़ेगी। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो भारत का क्या हाल हुआ होता, आप सोच भी नहीं सकते। सोशल मीडिया की वजह से ही इस वक्त भारत पूरी तरह डिक्टेटर कंट्री नहीं बन चुकी है। अगर सोशल मीडिया एग्जिस्ट नहीं करता तो आजकल दुनिया के लगभग 2/3 कंट्री में डिक्टेटरशिप ऑलरेडी चल रही होती। अब भारत गवर्नमेंट सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है, इसलिए वो नए बिल्स ला रही है, नए लॉज बना रही है, ताकि किसी भी तरह सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। इसी को डिक्टेटरशिप कहते हैं। हर एक आवाज को अपने कंट्रोल में रखना, लोगों की आवाज को दबा देना और फिर जो बात सिस्टम के लिए सेफ हो लोगों को सिर्फ वही दिखाना, ताकि लोग वही देखे जो बचे सलामत के लिए सेफ हो। अब जुडिशरी का हाल देखते हैं। जजेस के कमरों में करोड़ों रुपए मिलते हैं, लेकिन लीगल एक्शन कुछ नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है जजेस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा का मेंबर क्यों बनाया जाता है? और जुडिशरी सबसे ज्यादा वीक पोजीशन में है, फैसलों पर इम्प्लीमेंट नहीं होता और जजेस गवर्नमेंट के कामों में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आप अरावली को देख लो, सोनम वांगचुक के केस को देख लो, उमर खालिद, केजरीवाल को देख लो, जो जेल में सड़ रहे हैं, उन्हें बेल तक नहीं मिलती। और J&K को इलीगली 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया। आप किसी भी लॉयर से पूछो, क्या किसी भी स्टेट का स्टेटहुड बिना स्टेट असेंबली के परमिशन के कोई छीन सकता है क्या? या किसी स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में बांटा जा सकता है? जवाब मिलेगा नहीं। लेकिन जुडिशरी चुप बैठकर देखती रही, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये J&K में हो रहा था। सब खामोश रहे, लेकिन याद रखो, आज J&K में हुआ, कल वेस्ट बंगाल, पंजाब या किसी भी और स्टेट में हो जाएगा जहां बीजेपी की सरकार नहीं होगी। जुडिशरी की इस खामोशी ने एक डेंजरस रास्ता खोल दिया है। कल किसी भी स्टेट में गवर्नर रूल लगाकर उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपको क्या लगता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एकदम डिक्टेटरशिप इंपोज की जाती है? नहीं, ये धीरे धीरे होता है। ऐसे लॉज और रूल्स बना के जो डेमोक्रेसी को डैमेज करते हैं, जैसे अपोजिशन को जेल में डालना, मीडिया को कंट्रोल में रखना, मुखालिफ आवाजों को दबाना, प्रोटेस्ट को पुलिस की मदद से क्रश करना, जुडिशरी पर कंट्रोल और अपने फेवर में फैसला लेना। इसी तरह धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत एक प्योर डिक्टेटरशिप कंट्री बन चुकी है, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि भारत उसी डायरेक्शन में चल रहा है, जहाँ एक आदमी पूरे देश का मालिक बन जाता है और हमें इस देश को डिक्टेटरशिप इम्पोज होने से बचाना है। इसका सिर्फ एक रास्ता है, सवाल करो, जवाब मांगो और जो गलत है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके खिलाफ आवाज बनो। खामोश ही डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ी ताकत होती है। ये मत सोचो कि ये सिर्फ किसी और के साथ हो रहा है, मुझे इससे क्या लेना देना। ये याद रखे, आज उसके साथ हुआ है, कल तुम्हारे साथ भी होगा। अगर आज तुम चुप रहे तो कल तुम्हारी बारी आएगी, तब बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। इसलिए आज आवाज उठाओ, क्योंकि कल अपनी जान बचानी है। मैं आखिरी बार फिर कह रहा हूँ, इस देश को बचाना है डिक्टेटरशिप नाफिज होने से पहले। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये जानते हुए भी कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अगर मेरे साथ कल कुछ हो गया तो बस इतनी गुजारिश है कि मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।